ओके, सो बैकग्राउंड का शोर शराबा इग्नोर करके हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, मतलब कि उसके वीडियोस जो हैं वो भी मैं अपलोड, जब तक मैं ये डालूंगी उससे पहले ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, बिकॉज रिप्रोडक्शन के बारे में जानने के साथ साथ हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि लाइक ये चीज़ें हमारी हेल्थ पे भी क्या इफ़ेक्ट कर सकती है, और ये ऐसा भी एक दो गलती आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी कर सकती है जो कि क्योरेबल नहीं है। लाइक जैसे एड्स हो गया, जैसे है ना, तो एड्स हो गया, और भी मल्टीपल टाइप की डिसीज़ेज़ हैं जो कि क्योर नहीं हो सकती हैं। तो एक गलती से आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो सकती है। सो आई थिंक ये चैप्टर एक ऐसा जनरल नॉलेज का चैप्टर है जो कि पढ़ना ही चाहिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। पहले पैराग्राफ को हम शुरू करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 2। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड वाई बाय दिस टर्म? The term simply refers to a healthy reproductive organ with normal functions. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of the reproduction also. Because it's not only about knowledge, it's also about social and physical and emotional decision, right? According to the World Health Organization, reproductive health means a total well-being. अब ये डेफिनेशन सुन लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्दी होने की एक डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द WHO मीन्स अ टोटल वेलबिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सॉरी फॉर द रिप्रोडक्शन बात कर रहे हैं यहाँ पे। दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavior interaction among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy. Reproductively healthy का मतलब it's not mean that physically. It's about physically, mentally, emotionally, behaviorally, हर चीज़ में नॉर्मल होने को हम लोग क्या बोलेंगे, तभी हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये बंदा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन टू अचीव इट? लेट अस एग्जामिन देम। सो reproductive health problems and strategies. India was among the first country in the world to initiate action plans and programs at a national level. ठीक है, इंडिया ने ऑब्वियसली सबसे पहली कंट्री थी, बिकॉज देखो इंडिया में ही पॉपुलेशन ऐसी बिल्कुल ड्रास्टिकली बढ़ रही थी। सो ऑब्वियसली मेजर्स भी कौन ही पहले लेगा, इंडिया ही लेगा। So India was among the first country in the world to initiate the action plans and programs at a national level to attain total reproductive health and as a social goal. ठीक है, these programs अभी मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली रीड कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ मार्क करने का है। जैसे ही मार्क करने का होगा आई विल टेल यू, अदरवाइज आई विल मार्क यू। वैसे तो मैं मालूम नहीं है मैं मार्क करूँगी तो कितना टाइम जाता है इस ऐप में, अभी तक कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढा नहीं है। ठीक है, सो एक मिनट, हाँ। And reproductive health at a national level to attain total reproductive health as a social goal. These programs called family planning were initiated, यानी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स निकाले, एंड सबसे पहला मेजर इंडिया ने ही निकाला। और कौन से ईयर में निकाला, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने ये निकाला 1951 में। ऐसे आज़ादी 1947 में हुई थी, और उसके ही 4 साल बाद यहाँ पे क्या हुआ था, 4 साल बाद इसमें यहाँ पे 1951 के अंदर में फैमिली इनिशिएशन प्लानिंग यानी कि फैमिली प्लानिंग निकाल दिया था। एंड वह periodically assessed over the past decade, improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care. ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम्स वगैरह है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम। जो ज़्यादा ना इसमें अब क्या है कि अभी ये कुछ लर्न करने की चीज़ें नहीं है, सिर्फ समझने की चीज़ें हैं, सोशल मतलब कि जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, तो उसको हम सिंपल अभी पढ़ के निकाल रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसमिनेशन यानी कि क्या करना, फैलाना, डिसमिनेशन ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन। तो याद रखना डिसमिनेशन, तो मेरे बारे में फालतू की बात है, डिसम फैलाओ मत इनकी, यू डोंट स्प्लिट एनी यूजलेस talks about disseminate about me. Okay, I don't know why I'm teaching English. So of the above information, introduction of sex education in schools should be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspect. Many children have a lot of less knowledge, and they come in sexual contact with someone that will really
causes them the big problem, because if you are not sexually educated, then really there's some people, if they are suffering from AIDS, and if you don't know their medical history and you are coming in with sexual contact with them, then you can also suffer from this same problem. And you already know that we have already studied in human health and diseases that AIDS is not an curable disease. So it's really very important to be aware about this. Okay, next कहाँ से था? Introduction of sex education in schools should be encouraged to provide right information to the young and discourage children from believing myths. Okay, proper information about reproductive organs, adult cells, and sorry, एक minute. वो ये ना आगे आने का याद नहीं था, because the all important things that are given in NCERT will come in next part. That's all as general knowledge, and yes, you have to do this too. Okay, so proper information about reproductive organs and also and related changes, safe safe hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, etc. would help people, मतलब कि इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताओ, ठीक है. would help people especially those in the adolescent age group to lead the reproductively healthy life. Educating people, especially fertile couples यानी कि the type of the couples who are married and they are at the age of giving birth to someone, so they should know about the this कहाँ पर है, fertile couples and those in the marriageable age group about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother, postnatal care यानी कि after the birth of the baby, ठीक है, and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and the female child, etc. would address the importance of bringing up the socially conscious healthy families of the desired size. Awareness of the problem due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. Successful implementations of various action plans to attain reproductive health require strong infrastructural facilities, professional expertise, and material support. These are essential to provide medical assistance and care to the people in reproduction-related problems like pregnancy, delivery, STD, abortions, contraceptions, menstrual problems, infertility, etc. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance टू द पीपल. स्टैट्यूटरी बैन क्या होता है? स्टैट्यूटरी बैन यानी कि मतलब कि बैन लगा दिया किस चीज़ पे? अमाइनो सिंथेसिस पे बैन लगाया. वाई? अमाइनो सिंथेसिस क्या होता है? अमाइनो सिंथेसिस बेसिकली क्या होता है कि जो बेबी होता है उसके अंदर में जब वो जहाँ पर पैदा होता है बेसिकली प्लेसेंटा के अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है, उसकी स्किन के अंदर में से निकलने लग जाता है, ठीक है. तो अब जैसे कि अगर जो 14 to 16th वीक जो हुआ हमारा, अगर वो वुमेन प्रेग्नेंट है तो क्या करते हैं 5th to 6th मंथ में, बेसिकली 5 to 6 मंथ ले लो, या फिर क्या बोलते हैं कि 6th मंथ हो जाएगा, 6 मंथ क्यों होगा, 5th मंथ तक ही हो जाएगा ना. 5th मंथ हो गया, 5th नहीं था, 4th मंथ, ऐसे कुछ मंथ्स में क्या करते हैं कि वो लिक्विड थोड़ा सा लेके और उससे चेक कर लेते हैं कि फीमेल है या फिर मेल है. अब क्या होता है कि फीमेल फिटोसाइड आप जानती होंगे कि फिर गर्ल चाइल्ड को अगर होती है तो क्या करते हैं उसको बोझ समझ कर उसको वहीं पे मार दिया जाता है. तो ये चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी. अब क्या होता है कि अगर कोई मेडिकल इशू है सो यू कैन डू इट, यू कैन परफॉर्म दिस प्रॉब्लम, यू कैन डू दिस. लेकिन अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बट बिकॉज ऑफ जेंडर अगर आप सिर्फ गर्ल चाइल्ड को ख़त्म करते जाए तो उसकी वजह से गर्ल चाइल्ड इंडिया में अमाउंट कम होता चला गया. इस चक्कर में लड़कियाँ कम भी हैं, तो इस चक्कर में हमें अमाइनो सिंथेसिस को बैन करना पड़ा. फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनीज ऑफ द फीमेल फीटिसाइड, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा आर सम प्रोग्राम्स दैट merit a mention in the connection. In amino synthesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolve the substances. The procedure is used to test the presence of the certain genetic. Basically इसको हमने क्या मतलब ये प्रोसेस हुआ किस लिए करता था कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह हैं तो पहले से पता चल जाए, या फिर क्या बोलते हैं कि जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सारे जो भी मैं नाम ले रही हूँ ये सारे अभी आगे वाले चैप्टर में आएंगे. सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो अगर ये सब है तो क्या होता है कि फीटस के लिए फिर आगे बर्थ के बाद भी सर्वाइव करना काफ़ी हार्ड होता है. तो उस टाइम पे उस चक्कर में फिर हम लोग ये चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं. बट
लेकिन लोगों ने उसको गलत तरह से यूज़ किया, लोगों ने सेक्स जानने के लिए ये किया, ठीक है। सो रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर encouraged and supported by government and non-governmental agencies to find out new methods and to improve the existing one. Do you know the सहेली या न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि सहेली जो है ये इसके ऊपर इतने बार क्वेश्चन आता है। सहेली जो लिटरली है ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट ही समझो, ठीक है, हाईलाइट इसको कर लेना। सहेली या न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, पहली चीज़ तो ये क्या है, ओरल है, यानी कि हम इसको सिर्फ खा के ही लगा सकते हैं, मतलब कि कोई इंजेक्शन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से दैट्स फॉर फीमेल, ऑब्वियसली बात है। और क्या बोलते हैं कि बाय साइंटिस्ट ये बनी कहाँ पर थी, इसकी जगह काफ़ी बार पूछी जाती है कि कहाँ पर बनी थी, तो ये बनी थी CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। हाँ, so better awareness about sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care, leading to decreased maternity and infant mortality rate, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for sex-related problems. Sorry for the ये भाई जा ना जल्दी भाई, मुझे इसकी आवाज़ लिटरली बहुत बुरी लगती है। एक्सेट्रा ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सो इतना हमने पढ़ा, बेसिकली इतना में पूरी नॉलेज थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये आता था कि सहेली का जो केमिकल नेम है, अगर हम बात करें, क्योंकि सहेली तो थोड़ा फ्रेंडली नेम हो गया, केमिकल नेम क्या होता है इसका, सेंट्रोक्रोमिन बोलते हैं इसको, ठीक है। सो अब ने इतना कर लिया, अब हम आते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। नाउ डेटा स्पीक्स, डेटा स्पीक्स, तो डेटा को याद भी रखना पड़ेगा, डेटा बोलता है और डेटा को सुनना भी पड़ेगा, डेटा को याद भी रखना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल राउंड, आई थिंक मैं इसका पूरा वन शॉट ही टाइप लेते हैं, इसको पूरा फिनिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि है वैसे तो इतना नहीं है कि तभी छोटे चैप्टर बट बोलने के लिए, हाँ ठीक है, मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेके फिर उसको पूरा फिनिश करते हैं, ठीक है। इन द लास्ट सेंचुरी ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, हाउएवर इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद बेटर लाइफ लिविंग कंडीशन हैज़ एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन यानी कि कितनी हो जाएगी, 200 मिलियन, 1 बिलियन 1000 मिलियन, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम टीचिंग यू मैथ्स, बट याद रखो 2 बिलियन है ना, तो 2 बिलियन थी इन 1990, इन 1990 2 बिलियन थी, आई मीन सोचो 2 बिलियन बहुत होता है, ठीक है। रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन, इवन देख लो 6 बिलियन जस्ट बाय 2000, ठीक है, 2000 मतलब कि 100 साल के अंदर में यहाँ पर 6 बिलियन लोग हो गए, ठीक है। बिलियन ऑफ लोग बढ़ना इज़ अ बिग अमाउंट, राइट। एंड 7.2 बिलियन और फिर 2000 से 11 साल के अंदर, मतलब कि पहले तो 100 साल लगे, चलो ठीक है, अब तो सिर्फ और सिर्फ 11 साल लगे और ये 7.2 बिलियन हो गया। अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। आ पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली, तो अब देखो 2 बिलियन में से 350 मिलियन तो भैया इंडिया ही है एट द टाइम, मतलब कि 156 कंट्रीज होने के बावजूद 350 मिलियन तो सिर्फ इंडिया कवर कर रहा है, तो सोचो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हुई इंडिया में। तो 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस रीच के इज क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्रॉस 1.2 बिलियन। आई थिंक यू कैन सी 6 बिलियन में से 1.2 बिलियन, पूरा 1 बिलियन से भी ज़्यादा का टुकड़ा सिर्फ इंडिया के अंदर में है इन मई 2011। रैपिड, अब ऑब्वियसली 2011 के बाद भी बढ़ा ही होगा। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ, अब इसका रीजंस क्या थे पूछ सकते हैं तुमसे बोर्ड के अंदर में, तो ऑब्वियसली बात है कि डिक्लाइन रेट कम हुई क्योंकि हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ को तो अच्छा किया टाइम के साथ साथ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि मदर्स डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चे की डेथ, ठीक है। एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन्स ऑफ द फॉर दिस through our reproductive child health care program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal, ठीक है। नीचे दे रखा है though our reproductive child health care program to become bring down the population growth rate, it was only marginal, यानी कि करा था ट्राई कम करने का, कम हुआ भी, बट द मार्जिनल डिफरेंस, मतलब बेसिकली ना के बराबर समझ लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, मतलब कि धीमे धीमे थोड़ी सी कम हुई थी, मतलब कि नॉलेज देने के बाद लोगों को। अ रेट एट विच अ पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन absolute scarcity of even the basic requirement, example food, shelter and clothing, in spite of significant progress made
in those areas. Therefore, the government was forced to take up the serious measures to check this population growth rate. The most important step to overcome, यहाँ पे हूँ देखो, the most important step लास्ट वाले पैराग्राफ पे, step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. You might have seen advertisement in the media as well as posters, bills, etc. showing a हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद द स्लोगन हम दो हमारे दो. मतलब बेसिकली लोगों को अवेयर किया. कैसे कैसे किया ये बेसिकली नीट में ज़्यादा नहीं है पूछते, CUET में भी नहीं पूछते. बेसिकली ये पूछेंगे तो 12th के बोर्ड में पूछेंगे तो तुम उसमें थोड़ा सा लिख ही लोगे. बाकी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. विद 2 चिल्ड्रन विद द स्लोगन हम दो हमारे दो. मैनी कपल मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव द अडॉप्टेड एंड 1 चाइल्ड नॉर्मल statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of the male of the 21 years, and incentives given to the couple with small families are two of the other measures taken to tackle this problem. Let us describe some of the commonly used contraceptive method. अब देखो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए. इस चीज़ पे बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है. नीट वगैरह में भी MCQs वगैरह पूछ सकता है, तो इसको पढ़ लो. एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए एंड विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स होना चाहिए. इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available and could be broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptives, injectables, implants and surgical method. अब देखो इन सब चीज़ों में मैंने इतना ज़्यादा समझाया भी नहीं, बिकॉज इट्स अ बेसिक इंग्लिश एंड इट्स अ बेसिक लैंग्वेज एंड इट्स अ बेसिक पॉइंट्स. ठीक है, तो बेसिक पॉइंट्स अगर मैं आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत है. हाँ मैंने रीड ही करा, थोड़ा बहुत समझाया भी है. लास्ट वाला पार्ट आपको नहीं भी समझ में आया तो मैं फिर से बता देती हूँ कि भाई देखो यूज़र के लिए इजीली यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए कि यूज़र ही यूज़ नहीं कर पा रहा, इतनी टिपिकल चीज़ हो. इजीली अवेलेबल होनी चाहिए कि इंसान ढूंढता फिर रहा है पर मिल नहीं रहा उसको. इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए और क्या सा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए और साइड इफेक्ट्स ऑब्वियसली उसके कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ से, नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम. एक मिनट जाओ, एक मिनट, बस एक मिनट. ओके, सो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, कैटेगराइज कर रखा है सारे जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनको नेचुरल मेथड्स में. ठीक है, नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल बोल लो, सॉरी. हाँ, नेचुरल मेथड्स हो जाएंगे, बैरियर मेथड्स हो जाएंगे, IUD जैसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो जाएंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो जाएंगे, इंजेक्शंस हो जाएंगे, इम्प्लांट्स हो जाएंगे दैट वी पुट इन आवर स्किन. ठीक है, एंड सर्जिकल मेथड्स हो जाएंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मेथड्स की. ओके, एंड यहाँ से आप सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मैं इसको अंडरलाइन करने की जगह बोल दूँगी कि क्या क्या अंडरलाइन करना है. इट्स रियली ईजी फॉर यू बिकॉज अदरवाइज मैं अंडरलाइन करूँगी तो काफ़ी टाइम जाना है. फिर लास्ट में पूरे में एक बार अंडरलाइन करके दिखा दूँगी. सो यू कैन यूज दिस फोटोज और PDF इफ़ यू वांट, सो दैट कि आप इसको आराम से अंडरलाइन कर लो. अभी समझने पे फोकस करते हैं बिकॉज आज हमें ये पूरा चैप्टर फिनिश करना है एट एनी कॉस्ट. ओके, स्टार्ट करते हैं. नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म. देखो नेचुरल मेथड ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा. देखो होता क्या है, काम क्या होता है कि ओवम और स्पर्म मीट करता है, तो नेचुरल मेथड क्या करता है, बेसिकली उनको रोक लेता है. अब रोकता कैसे है, नेचुरल मेथड में हम कुछ खाएंगे नहीं, हम कुछ लेंगे नहीं, नॉर्मल चलना है. दैट इज़ क्या, पहले तरीका है हम पीरियडिक एब्सटिनेंस कर सकते हैं. इसका क्या होता है, इन वन सच मेथड क्या होता है बेसिकली कि हमें अपनी पीरियड साइकिल क्या होगा हमें अच्छे से देखना होता है. अब उसमें क्या हो जाएगा, इन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड टू अब्सटेन फ्रॉम द कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 बिकॉज यही टाइम क्या होता है, बीच का डे था ओव्यूलेशन का. तो उस टाइम पे क्या होता है कि बिल्कुल क्या होता है, हमने बताया था कि ओवम जैसे क्या है कि अगर तुम चाहते हो कि प्रेगनेंसी हो तो उस टाइम पे बिल्कुल ही करेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए कि ओवम निकला है और फिर स्पर्म भी उस टाइम पे मिले हैं, तो वो एक करेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए. अब वो करेक्ट टाइमिंग के चांसेस जो होते हैं वो 10 to 17 डे के बीच में ही होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे एकदम से बिल्कुल ओवम निकलता है. उससे पहले तो बन रहा होता है तो ऑब्वियसली बात नहीं होता. तो बस हमें उस दिन को 10 to 17 डे को छोड़ना है. ठीक है, फ्रॉम डे 10 to 17 of the menstruation cycle when ovulation could be expected, a chance of fertilization are very high during this period, it is called as the fertile period हो जाएगा. therefore by abstaining with the, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, therefore by abstaining from coitus during this period conception could be prevented. दूसरा मेथड क्या है, withdrawal of coitus interruptus कर लेना is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid the insemination.
ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लैक्टेशनल एमिनोरिया हो जाएगा, यानी कि जब वो क्या बोलते हैं कि जो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन रहता है आफ्टर जस्ट प्रेगनेंसी फॉर 6 मंथ्स के टाइम पर, तो उस टाइम पे सेफ रहता है। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली, चांसेस ऑफ द conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months from the पार्चुरेशन। तो ये याद रखना कि 6 मंथ तक के मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, 6 मंथ तक में ही आप लोग ये वाला मेथड लैक्टेशनल एमिनोरिया वाला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 3 मेथड्स पढ़े, एक तो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस पढ़ ली जो कि टाइप पेयर के हिसाब से चलना है, दूसरा कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रोल इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस जो है लैक्टेशनल एमिनोरिया हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आई होप सो ये तीनों से क्लियर हो चुके होंगे। एज नो ठीक है, एज नो मेडिसिन आर और डिवाइसेज आर यूज इन दीज मेथड, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल, चांसेस ऑफ फेलियर वगैरह जो होंगे ऑब्वियसली फिर इसके अंदर में क्या ही होंगे, उतने ही हाई होंगे, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी परमानेंट क्यूब, यू आर जस्ट फाइंडिंग द ईजी वेज लाइक इंडिया वाली जुगाड़ टाइप। ठीक है, सो नेक्स्ट इसकी बात क्या है, इन बैरियर मेथड, जब हम बात करें बैरियर मेथड की, इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर्स। ठीक है, बैरियर मेथड के अंदर में क्या होता है, फिजिकली हम दोनों को मिलने से जुदा जुदा रखते हैं। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, जिसमें कि क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली द वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग दैट इज कॉन्डम और बैरियर्स मेड ऑफ द थिन रबर लेटेक्स शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस ऑफ द मेल और द वेजाइना ऑफ द सर्विक्स ऑफ द फीमेल। ये देखो ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो इतना तो समझ में आ जाएगा, कॉन्डम जो है वो ऑब्वियसली पेनिस को ही कवर करेगा। ठीक है, लेकिन फीमेल के अंदर में वेजाइना को भी कवर करता है और सर्विक्स को भी कवर करता है, तो ये चीज़ याद होना है चाहिए कि क्या बोलते हैं, वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट द एजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिस कैन बी प्रिवेंटेड, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, निरोध इज अ पॉपुलर, ठीक है, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डम फॉर द मेल। याद रखना निरोध किसके लिए, ये पूछ सकते हैं कि निरोध जो ब्रांड है तो कॉन्डम की, ठीक है, लेकिन किसके लिए, मेल के लिए कि फीमेल के लिए। सो ऑब्वियसली इससे तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि निरोध जो है कॉन्डम की ब्रांड है, मतलब ब्रांड है हाँ बेसिकली, और उसका नाम वो किसके लिए, मेल के लिए। ठीक है, यूज़ ऑफ कॉन्डम हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट्स, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि कॉन्डम जो है ये हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज से भी बचाता है एंड एड्स से भी। Both the male and the female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby give the privacy to the users हो जाएगा। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई कॉन्डम्स के बारे में पढ़ लिया। दूसरा क्या है, डायफ्राग्राम है, डायफ्राग्राम सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स वगैरह ये सब कौन यूज़ करता है, फीमेल्स यूज़ करते हैं। आर ऑल्सो बैरियर मेड्स ऑफ द रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल, spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। ठीक है, इसकी फोटोज़ देख लो यहाँ पे से, ये कॉपर टी है, अलग चीज़ है, डायफ्राग्राम्स वगैरह अभी दिखाएंगे, चलो आपको दिखाते हैं, थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, पहले थोड़ा सारे मेथड्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से दे आर यूजेबल और उनको स्पर्मिसाइडल क्रीम जेली वगैरह के साथ और यूज़ कर लो तो थोड़ा और अच्छे से सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है बेसिकली होती तो देखो डायफ्राग्राम्स हो गए, वॉल सर्वाइकल कहती है, थोड़े से होंगे तो हार्ड टाइप के ही, तो इस टाइम पे क्या है जेलीज वगैरह भी लगाओगे तो इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर योर स्किन टू। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इन द यूज़ ऑफ द इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज, यानी कि क्या हो जाएगा IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज जो है, दीज डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर एक्सपर्ट नर्सेज, बिकॉज जिनको कहाँ इंसर्ट करना होता है ऑब्वियसली नाम से पता चलता है, यूट्रस के अंदर में। ठीक है, इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, दीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज आर प्रेजेंटली अवेलेबल इन द नॉन मेडिकेटेड IUD। मतलब देखो ओके, सो क्या बात करती है, हाँ नॉन मेडिकेटेड, देखो दीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड IUDs। नॉन मेडिकेटेड IUDs में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि लिपल्स लूप आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि IUDs में भी कैटेगरीज को डिवाइड कर रखा है। तो नॉन मेडिकेटेड वाली कौन सी हो जाएगी, लिपल लूप हो जाएगा। कॉपर रिलीजिंग वाले आयंस वाली कौन सी हो जाएगी, दैट इज CUT हो जाएगा, CU7 हो जाएगा, मल्टीलोड 375 हो जाएगा। एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUDs कौन सी हो जाएंगी, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा और LNG 20 हो जाएगा। ठीक है, IUDs क्या करती है, IUD जो मैंने बताया दैट इज कॉपर रिलीजिंग वाली, वो क्या करती है, फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स करती है।
विद इन द यूट्रस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूडीज जो कि कॉपर रिलीज करते हैं, दैट लीड्स टू द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स हो जाएगा। एंड द कॉपर आयंस रिलीज, कॉपर आयन जो रिलीज करते हैं, ठीक है, कॉपर आयन जो रिलीज करते हैं वो क्या करते हैं, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। मतलब कि बेसिकली क्या देखा, आईयूडी जो होता है वो फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म करवाता है, कॉपर आयन जो रिलीज होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम करता है कॉपर आयंस, और आईयूडीज जो करती है फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स को भी कम करता है कॉपर आयंस, ठीक है। द हार्मोन्स, ये लास्ट वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें बहुत बन के आता है, ठीक है। द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसूटेबल, और ये जो हार्मोन जो बन रहा है, रिलीज हो रहा है, ये क्या करता है कि अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को, जिससे कि वो उसको कैच ही नहीं कर, मतलब बेसिकली रख ही नहीं पाता है इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टल फॉर टू द स्पर्म, ठीक है। सर्विक्स हॉस्टल बना देगा, यानी कि सर्विक्स के अंदर में अगर स्पर्म्स आएंगे तो उसको खत्म करने लग जाता है, और यूट्रस जो होता है वो गलती से कोई पहुंच भी गया तो इम्प्लांटेशन हो भी गई तो अनसूटेबल तरीके से मतलब कि बना देगा यूट्रस को कि वो कैरी ही नहीं कर पाएगा। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, एंड ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आयोडीज वगैरह जो है ये बेटर मेथड है अगर तुम्हें क्या चाहिए, बीच बीच में गैप चाहिए, यानी कि हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं इसको समझा रही, देखो नॉन मेडिकेटेड में लिपर्स लूप चला जाएगा, मेडिकेटेड वाले में चला जाएगा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के अंदर में चला जाएगा CUT कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हार्मोन्स रिलीजिंग के अंदर में प्रोजेस्टेरोन LNG 20 चला जाएगा, और आयोडीज जो है वो फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म करती है, कॉपर आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोटिलिटी को कम करते हैं, और क्या करते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम करते हैं, ठीक है। और जो हमारे हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, सॉरी कॉपर आयन से वो करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे हार्मोन्स हमारे सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाते हैं और यूट्रस को अनसूटेबल बनाते हैं, सो दैट दे कांट कैरी द fertilized ovum, fertilized egg basically, ओके। नेक्स्ट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोज ऑफ द, यहाँ पे सिर्फ चलते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमको भी जो इम्प्लांट रखे हैं इनके बारे में पढ़ते हैं, तो देखो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स, ठीक है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स एंड हैंड, आपको याद रखना ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली पिल्स ही होगी, जो कि क्या होती है, आप फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हैंड आर पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स हो जाएगा। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, स्टार्टिंग प्रेफरेबली, बाकी दिन के छोड़ दिए, दैट्स द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उस टाइम पे कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, बेसिकली इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि लाइक जो लोग होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे भी अलग अलग सी दवाइयाँ लेते रहते हैं, नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे बॉडी हमारी क्या होता है कि किसी भी इन्फेक्शन से थोड़ा जल्दी इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या देखा, आफ्टर गैप ऑफ द 7 डेज, ओह सॉरी हाँ, तो पिल्स हैव टू बी टेकन डेली आफ्टर 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुएशन अकर, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। अब ये ना दे, इससे क्या क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगी, ठीक है, एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस जो हो जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, सो दैट कि स्पर्म्स मूव करके आगे तक आ ही ना पाए, ठीक है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स हो जाएगा, क्योंकि ये देखो शांति से ले आओ खा लो, ठीक है, लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके और एक्सेप्टेड बाय द फीमेल होता है। लेकिन फिर भी देखो अगर तुम इसको ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा कंजम्पशन करते हो, तो क्या होता है कि इसमें फिर फीमेल करेक्टर्स की जगह मेल करेक्टर्स भी धीमे धीमे आने लग जाते हैं, तो ये मैं एक बता रही हूँ, ठीक है। सो सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन इसके अंदर में, यानी कि कोई स्टेरॉइड्स वगैरह इसके अंदर में नहीं डाले। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल, अब देखो क्या है कि बाकी सारी पिल्स को क्या है रेगुलर तुम्हें खाना पड़ेगा, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके, इट्स बिकम द डेली पार्ट ऑफ द स्केड्यूल। लेकिन सहेली में क्या है कि तुम एक हफ्ते में एक बार खा लो, काम हो जाएगा, विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एंड इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। अब तुम सोचो पिल्स खाना भूल जाते हो तो तुम क्या कर सकते हो, इम्प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो, जो कि हार्मोन रिलीजिंग ही होते हैं और जो कि इफेक्टिव पीरियड तक रहेंगे, करीबन ये जो बहुत लंबे टाइम तक भी चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडीज विद इन 72 आवर्स, यानी कि 3 days ऑफ द कोइटस हैव, एक मिनट विच, हाँ,
of the coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as they could be used to avoid possible pregnancy due to the rape or the casual unprotected intercourse. तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन वगैरह को हम उस टाइम पे, यानी कि देखो जब 72 आवर्स ऑफ विद इन द रेप वगैरह या फिर हमको बिल्कुल एक्चुअल में इमीडिएट वो चाहिए तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन बेस्ड पिल्स वगैरह ले सकते हैं, आईयूडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का बल्कि रैपिड इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी को टाला जा सके। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो हमारा सर्जिकल मेथड है, और इसके अंदर में ये जो है ना वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी इतना फंसाता है भाई, मतलब कि तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तुम्हें याद रखना है वेसेक्टोमी थोड़ा सा याद रखना कि देखो वेसेक्टोमी क्या हो जाएगा, वेसेक्टोमी हो जाएगा मेल के अंदर में, ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर में होता है, फीमेल के अंदर में। तो ये बिल्कुल चीज़ तुम्हें याद रखनी है। सर्जिकल मेथड आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, आज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टरलाइजेशन क्या होता है, यानी कि सर्जिकल मेथड। अब ये मेरे को मतलब कि मैंने देखा है बच्चे ज़्यादातर इसको नॉर्मल पढ़ के निकाल देते हैं, बट कभी कभार भूल भी जाते हैं, तो हो सकता है आप नहीं भूलो, बट स्टिल देयर इज अ चांस, क्योंकि सर्जिकल मेथड्स को हम लोग स्टरलाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन देख के समझ में आ सकता है, लेकिन अगर बोर्ड में फिलअप्स वगैरह की जैसे वैसा कुछ आता नहीं है अब तो, बट आगे से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इस लाइन को याद रखो। ठीक है, are generally advised for the male female partner as a terminal method to prevent। अब देखो किसी ने पक्का डिसाइड कर लिया कि अब तो प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, सो वो क्या कर सकते हैं, ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, मोर प्रेगनेंसी। ठीक है, सर अभी मैं डायग्राम के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करूँगी, पहले हम थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ के पूरा फिनिश कर लें। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट्स ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। ठीक है, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड एज अ वेसेक्टोमी एंड इन फीमेल इज कॉल्ड एज अ ट्यूबेक्टोमी। इन वेसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड एंड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल incision or the scrotum, whereas in tubectomy a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen। और ये याद रखना कि एब्डोमेन के अंदर में ही टाइड अप हो रहा है। ठीक है, और वेसेक्टोमी इज रिमूव्ड टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑफ द स्क्रोटम। ठीक है, उसके अंदर में एब्डोमेन के अंदर में ही टाई अप हो जाता है, और थ्रू द वेजाइना के तरफ भी। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी ऑब्वियसली पुअर है, बिकॉज हमने रास्ता ही कट कर दिया। ठीक है, सो इट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द maintenance of the reproductive health intact. They are practiced against a natural reproductive event, conception, pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy. Basically spacing के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, spacing के लिए हम लोग IUDs का यूज़ करते हैं। ठीक है, so space pregnancy due to a significant role in checking and control growth of the population. However, there are possible ill effects like nausea, abdominal pain, choking, breathing, irregular menstrual cycle or even breast cancer through these not very significant, should not be totally ignored। ये सब चीज़ें भी इन सब के थ्रू हो सकती है, तो ज़्यादा भी इनका खैर यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हम डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखो ये वेसेक्टोमी है, ये ट्यूबेक्टोमी है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारी रेगुलर चलेगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इवन सेक्शुअल इंटरकोर्स भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस द पाथ इज कट, राइट। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। हाँ, सो ये सबको लग रहा होगा कि बिल्कुल या तो बिल्कुल पुल के नीचे बैठ के पढ़ा रहे हो, नहीं, दैट्स माय बालकनी एंड यहाँ पर पता नहीं क्यों शोर हो रहा है, मतलब वही कहीं रोड पे। ठीक है, बात करते हैं वेसेक्टोमी की। वेसेक्टोमी देखो वास्ट डिफरेंस को हमने कट करके टाइट कर दिया। ये डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, स्पेशली फॉर द 12th क्लास, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इस वाले टॉपिक पे ध्यान देना। सीमेन जो होगा इसके अंदर में वो जाएगा पर विदाउट स्पर्म जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी पर सब स्पर्म्स निकलेंगे नहीं। नाउ स्पर्म्स ऑफ एगोसाइटोसिस बाय वास्ट डिफरेंस, वही इनके खत्म हो जाएंगे, पड़े पड़े खत्म हो जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन जो होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वगैरह वो मेंटेन करता है, वो तो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर में देखो यहाँ पे कैसे कट कर रखा है, यहाँ पे भी। ठीक है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन होगी। ट्यूबेक्टोमाइज मदर जो होती है कैन बी अ सरोगेट मदर। बेसिकली क्या सरोगेशन वाली मदर कैसे हो सकती है, बिकॉज वो किसी से भी ओवम लेके यूट्रस की तरफ तो कर ही सकती है। ठीक है, और यस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यहाँ पर होगी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे चलेगी। ठीक है, फिर फीमेल कॉन्डम जो होता है वो वेजाइना सर्विक्स दोनों को कवर करता है। डायफ्राग्राम सर्वाइकल के वर्ड्स कवर करते हैं सिर्फ सर्विक्स को। देखो कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं बता रही हूँ कि जो कॉन्डम है वो और डायफ्राग्राम वगैरह में क्या है कि देखो कॉन्डम जो है वो फीमेल का वेजाइना सर्विक्स को कवर करेगा, लेकिन डायफ्राग्राम वॉल्ड सर्वाइकल कैप्स किसको कवर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स को कवर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अंदर की तरफ इंसर्ट नहीं किया जा सकता ना ये चीज़ें, समझ रहे हो, तो सर्विक्स को हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात एक नॉर्मल सेंस की अगर हम बात करेंगे तो देखो यार जाहिर सी बात है कि भाई वेजाइना की कवर होएगा ही अगर तुम सर्विक्स कवर कर रहे हो, पर लेकिन ये होता है कि डायफ्राग्राम को इंसर्ट ही सर्विक्स तक के एज तक करता है, तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, चलो
अब ये साइट का जरा से MTP पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर पूरा एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है और मतलब कि आता ही है। तो हम MTP पहले साइड वाला पढ़ेंगे, फिर मेन वाला पढ़ेंगे, देन सेक्सुअल मतलब कि एक पेज और अगेन, देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब हुआ था? 2017 वॉज enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortions। ठीक है, वही है कि फीमेल चाइल्ड पता चली, अबॉर्शन करवा दिया। सो अब वो उन चीज़ को बंद कराने के लिए स्टेटरी बिल लगाने के लिए हमने क्या लगाया? हमने MTP लेके आए, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी यानी कि सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of the pregnancy। अगर तुम्हें करना भी है अबॉर्शन, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, हम सेक्स तो पता ही नहीं कर सकते अब, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में अबॉर्शन करने के लोग क्या करते कर लेते हैं, देन उसके बाद पूरा अबॉर्शन कर देते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही थी, तो एक लिमिट तक ही बढ़े। तो इस चक्कर में क्या है कि ये रख दिया कि सेफेस्ट टाइम जो होता है प्रेगनेंसी को, इससे क्या होता है मदर की हेल्थ को भी रिस्क होता है। तो फर्स्ट 12 वीक्स यानी कि 3 महीने के अंदर में अबॉर्शन करना है तो वो कर सकते हैं, जिसमें कि तुम्हें एक ही डॉक्टर से रजिस्टर मतलब की परमिशन लेनी होगी। फिर तुम्हें अगर 6 महीने में करना है तो तुम्हें 2 डॉक्टर से लेनी पड़ेगी परमिशन, बिकॉज इट्स रियली वेरी रिस्की, और उसके बाद तो फिर तुम कर ही नहीं सकते। द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट। अगर देखो, और 2 चीज़ें हैं इन केसेस में ही तुम MTP कर सकते हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा MTP जब मन किया तुमने करवा दिया, अबॉर्शन ऐसे नहीं हो सकता। सो क्या है, पहला कि अगर क्या बोलते हैं कि कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी रखने से अगर रिस्क पड़ता है बच्चे की हेल्थ पे, मदर की हेल्थ पे, तो फिर हम क्या करते हैं MTP करवा सकते हैं। दूसरा क्या करवा सकते हैं, दूसरा ये कि अगर पता चल रहा है पहले ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे कि हाँ बेबी जो है उसको फिजिकली सही नहीं होगा, वो फिजिकल मेंटल वगैरह इसमें नॉर्मलिटीज़ नहीं होंगी, हैंडीकैप वगैरह हो सकता है, तो भी हम अबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं MTP की, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। यहाँ से पूरा मुद्दा समझते हैं। सो इंटेंशनल और इवॉल्यूंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, बिकॉज इसके अंदर में हम इंटेंशनली कर रहे हैं, जानबूझ के, मतलब अबॉर्शन वगैरह तुम जानबूझ के जाके ही करवाते हैं। सो इंड्यूस्ड अबॉर्शन इसको बोलेंगे। नियर बाय 45 to 50 मिलियन MTP, ये क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा हुआ है, याद कर लो, समझ लो, क्योंकि आता है। So, nearby 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts 1/5 of the total number of the conceived pregnancies in a year। डेटा पूछा जाता है कितने से कितने मिलियन लोग, 45 to 50 मिलियन MTP जो है परफॉर्म हो चुकी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कंसीव प्रेगनेंसी में से 1/5 ऑफ द प्रेगनेंसीज में अबॉर्शन ही हुआ है इन अ ईयर। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTP और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशूज इन्वॉल्व इन इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1951 में वाला प्रोग्राम आया, 1971 में इसको लीगलाइज किया विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। सच रेस्ट्रिक्शंस are all of those most important to check indiscriminate and illegal female ferticide which are reported to be high in India. Why MTP? Obviously the answer is to get rid of the unwanted pregnancies, either due to the casual and protected intercourse or the failure of the contraceptive use during the coitus or the rape. MTP are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal, either to the mother or the fetus or the both। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, शांति रखते, थोड़ा सा बोलते बोलते ओके। सो MTPs are considered relatively safe during the first trimester, मैंने अभी बताया, इन द अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा ट्राइमेस्टर, क्योंकि क्या होता है सेफ, बिकॉज अभी तक प्लेसेंटा बना नहीं होता, पहले स्टार्टिंग के 3 महीने में एकदम से प्लेसेंटा बना नहीं होता, वो बन रहा होता है, तो उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर वन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड टू ऑब्जर्व दैट इज दैट मेजॉरिटी ऑफ द MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड कोएक्स, यानी कि जो कि अनक्वालिफाइड कोएक्स यानी कि झोला छाप तरीके से तुम करने लग जाते हो खुद से, जैसे कि विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू। Another dangerous trend is that misuse of the amniocentesis to determine the sex of the unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. Such practices should be avoided because these are dangerous both for the mother, young mother, and the fetus. Effective counseling on the need to avoid unproductive coitus and the risk factors involved is legal abortion, as well as providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend.
आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में ज़्यादा कुछ समझने का था नहीं, ठीक है, एकदम से मैंने बोलना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब बात करेंगे हम STI, दैट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद करने की चीज़ें हैं, हाईलाइटर निकाल के बैठ लो, तशरीफ में थाम लो, मना लो, जो भी कहते हैं उसे, ठीक है। ओके, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की हम बात करते हैं। इन्फेक्शंस और डिसीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और वेनरल डिसीजेज, ठीक है। तो ये याद रखना कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को हम लोग वेनरल डिसीज भी बोलते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि RTI भी बोल सकते हो, वेनरल डिसीज यानी कि VD भी बोल सकते हो, और STI तो बोल ही सकते हो। गोनोरिया, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent years, HIV leading to AIDS are some of the most common STI हो जाएगा। And among these HIV infection is most dangerous and is discussed in detail chapter 8। मैंने बताया हुआ था कि ये सही नहीं होता, पूरा हमने इसकी कहानी साइकिल पढ़ी हुई है। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing the injection needle। सर्जिकल, देखो क्या है ना कि कौन सी चीज़ें ऐसे ट्रांसफर हो सकती हैं, एक तो हेपेटाइटिस B और HIV, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, एक्सेप्ट फॉर द हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिसीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल, ठीक है। कौन कौन सी डिसीज है जो कि क्योरेबल नहीं हो सकती, एक तो हेपेटाइटिस B हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, और यानी कि एड्स यानी कि HIV इन्फेक्शन थी, और जेनाइटल हर्पीस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन है, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन। अदर डिसीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द दीज आर माइनर इन इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग्स एक्सेट्रा इन द जेनाइटल रीजन्स, ठीक है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में बी ऑफन एज एसिम्प्टोमेटिक एंड हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ दिखते नहीं है, और फिर जब दिखते हैं तब तक देर हो चुकी होती है, तो इस चक्कर में थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है और चेकअप्स वगैरह भी करवाते रहना चाहिए, ठीक है। तो डिटेक्ट क्या है इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन इन द सोशल स्टिग्मा अटैच टू द STI, क्योंकि काफ़ी लोगों को सोशल स्टिग्मा भी होता है। ये डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन अनडिटेक्टेड फ्रॉम गोइंग टू द टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। दिस कुड बी लीड टू द कॉम्प्लिकेशंस लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज, तो धीरे धीरे पेल्विक रीजन के अंदर में इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी, जिसको PID बोलते हैं। अबॉर्शन, फिर स्टिल बर्थ, एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज होना, यानी कि बॉडी में जहाँ पर प्रेगनेंसी होनी चाहिए उसको छोड़ के किसी अलग ही जगह पर प्रेगनेंसी होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। हाँ, ectopic pregnancy, infertility और even cancer on the reproductive tract, STI are a major threat to a healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given the prime consideration under the reproductive health care, ठीक है। प्रोग्राम जो all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among persons in the age group 15 to 24 years, ठीक है। द एज ग्रुप, क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, इस चक्कर में भी होता है, पैनिक की वजह से भी ये लोग ज़्यादा प्रिवेंशन वगैरह करना भूल जाते हैं। सो देखो यहाँ पे जो डिसीजेज मैंने ऊपर पढ़ी थी ना, गोनोरिया, सिफाइलिसिस, जेनाइटल हर्पीज, HIV और हेपेटाइटिस B, ठीक है, और जेनाइटल वर्ट्स, ट्रैकोमोनियासिस, ये सारी डिसीजेज के एटलीस्ट तुम्हें नाम याद होने चाहिए। इनमें से बहुत सारी डिसीजेज जो हैं हमने कुछ मतलब कि कुछ तो शायद कुछ ही पढ़ी है, मतलब कि बाकी सारी तो देखो क्या है, जैसे कि अब मैं तुम्हें जेनाइटल हर्पीज के वायरस का बताऊँ तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने का कोई सेंस है, बिकॉज सारे जो भी मैं देखो तुम्हें बताती हूँ, क्लमाइडियासिस है तो क्लमाइडिया ट्रैकोमोनियासिस ने करा हुआ, दैट इज़ अ बैक्टीरिया। गोनोरिया जो है
वो निजोनिया गोरिनेरिया ने करा है। सिफाइलिसिस जो है वो ट्रिपोनिमा पैलिडियम ने करा है। जेनाइटल वॉर्ड जो है वो ह्यूमन पेपिलोना वायरस ने करा है। एक जेनाइटल वॉर्ड है जिसको तुम्हें याद करने की जरूरत है, बेसिकली ह्यूमन पेपिलोना वायरस। बाकी सारों में देखो ये है कि कोई एक सिफाइलिस का ट्रिपोनियम पैलिडियम है, ठीक है। बाकी सारों में ये है कि उनके रिलेटेड ही नेम से है, सो आई डोंट थिंक सो दैट इसको याद करने की जरूरत है, बट ठीक है आपको याद करना है, कर सकते हो। मैं फिर से नाम बताती हूँ। जेनाइटल हर्पीज जो है वो हर्पीज वायरस की वजह से हुआ है। क्लेमाइडियासिस जो है वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस से हुआ है, ठीक है। जेनाइटल वॉर्ड जो है वो ह्यूमन पेपिलोना वायरस से हुआ है, जेनाइटल वॉर्ड्स, ठीक है। और गोनोरिया जो है वो निसिनिया गोनोरिया से हुआ है। सिफाइलिसिस जो है वो ट्रिपोनिमा पैलिडियम से हुआ है, ठीक है। सारे ऑलमोस्ट बैक्टीरिया भी हैं जो वायरस है, उनके नाम के आगे वायरस लगा हुआ है, ठीक है। ट्रैकोमोनियासिस जो है वो प्रोटोजोअन डिसीज़ है। ट्रैकोमोनियासिस वेजिनलिसिस जो है, इसके अंदर में क्या होगा, ट्रैकोमोनियासिस के अंदर में, ठीक है, वेजिनलिसिस के अंदर में हो जाती है। इनक्यूरेबल डिसीजेस कौन कौन सी है, हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनाइटल वॉर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है, मरा हुआ बच्चा पैदा होना। ओके, नेक्स्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पे क्या दे रखा है, अवॉइड, देखो क्या है, 1 to 3 अवॉइड सेक्स। इसके अंदर में देखो हम क्या ही कर सकते हैं मेजर्स, तो एक तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होना छोड़ो, ठीक है, और अननोन लोग नहीं होनी चाहिए, इनकी मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ऑलवेज ट्राई कि कॉन्डम्स वगैरह यूज़ करो, बिकॉज ये हमको STD से बचा लेता है। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनफर्टिलिटी। अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ द इनफर्टिलिटी। अब भाई इनफर्टिलिटी भी तुम सोच रहे होंगे कि चलो ये सारे मेजर्स तो होते हैं, बट कुछ कपल्स होते हैं जो कि आफ्टर अवॉइडिंग ऑल दीज कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो हटानी है क्योंकि प्रेगनेंसी चाहिए, बट स्टिल उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? सो अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ द इनफर्टिलिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्स। एक मिनट, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी हैं ज़रा थोड़ा सा बता दूँ। गोनोरिया, सिफाइलिसिस एंड क्लेमाइडियासिस। ट्रैकोमोनियासिस प्रोटोजोअन डिजीज़ है, और जैसे कि हमारी क्या बोलते हैं कि जेनाइटल हर्पीस वगैरह जो है हमारी, वो क्या हो जाएगी, हमारी वायरल डिसीज हो जाएगी जेनाइटल हर्पीस। और ह्यूमन पेपिलोना वायरस कौन सी करता था, जेनाइटल वॉर्ड्स। जेनाइटल हर्पीस एंड जेनाइटल वॉर्ड्स आर वायरल डिसीजेज। गोनोरिया, सिफाइलिसिस, क्लेमाइडियासिस आर बैक्टीरियल डिसीजेज, ओके। हाँ, हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्चुअल कोहैबिटेशन, ठीक है। द रीजन क्या हो सकता है, फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कंजेंशियल यानी कि कंजेनाइटल यानी कि जेनेटिकल डिसीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये देखो इवन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी जो है ये भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। तो डोंट थिंक तो ये साइकोलॉजिकल, क्योंकि कभी कभार में साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, ठीक है। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस बाय मोर ऑफन देन नॉट। द प्रॉब्लम लाई इन द मेल पार्टनर specialized healthcare units could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, the couple could be assisted to have children through the certain special treatment, जिसको कि हम बोलते हैं आर्ट बोलते हैं, that is artificial reproductive technologies, artificially assisted reproductive technologies हो जाएगा। इसमें फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्ट से क्या हो जाएगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे देखो अब 2 टाइप की आएंगी, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इस पर इतनी बार डिफ्रेंशिएशन करके पूछा जाता है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मैंने आगे करा नहीं है ना, ठीक है, ये सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज क्या हो जाएगा, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, ठीक है। मतलब कि IVF का इन विट्रो मतलब कि क्या हो जाएगा, बॉडी के बाहर। इन वीवो यानी क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर। फिर से सुन लो, इन विट्रो बॉडी के बाहर हो जाएगा। इन विट्रो यानी कि IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी। इन वीवो फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इन विट्रो लगा है ना, ओ तो वैसे तो इन वीवो में भी आएगा, छोड़ो। इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी होता है। IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट देयर इन द बॉडी, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखो IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन द बॉडी। इसके अंदर में क्या होता है कि बॉडी की बाहर की तरफ होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है, बेसिकली फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर हम कर देते हैं इसके अंदर में, जिसको ET बोलते हैं। इन वन सच मेथड, यहाँ क्योंकि एम्ब्रियो निकाला हमने और उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं हो सकता, तभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इन वन सच मेथड, ठीक है, EVF, ठीक है, इन वन सच मेथड, इन दीज मेथड्स पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जिसके अंदर बाहर बच्चा पे बनता है, ठीक है। ओवर फ्रॉम द वाइफ डोनर,
ये क्या दे रखा है, ओवर फ्रॉम द वाइफ डोनर एंड स्पर्म्स वगैरह ले लिया जाता है हस्बैंड से, ठीक है, या फिर डोनर में से, और इसको कलेक्ट करके क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, जैसे कि जायगोट बनाया जाता है अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। द जायगोट और द अर्ली एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर्स कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो उसको थोड़ा सा डिवीजन कर देते हैं, 8 ब्लास्टोमियर्स तक का बनने देते हैं, एंड देन क्या कर देंगे, कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। कहाँ डाल देते हैं, हम फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वाले मेथड में हम कहाँ डाल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, ठीक है। जिफ्ट क्या है, जायगोट इंट्राफेलो, इसी को हम क्या बोलते हैं, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मेथड हो जाएगा, जिसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जायगोट को बना के 8 ब्लास्टोमियर्स तक फैलोपियन ट्यूब के अंदर में डाल दे रहे हैं। एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, जिसको कि हम कहाँ डालते हैं, फिर ज़्यादा डिवीजन हो गया तो उसको हम यूटी में डालते हैं, यानी कि यूट्राइन ट्रांसफर करते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो, जो कंप्लीट डेवलपमेंट करने के लिए डाल देते हैं। एम्ब्रियो इन वीवो फर्टिलाइजेशन से बनता है, हमने मेथड कौन सा पढ़ा, जायगोट इंटर फैलोपियन ट्रांसफर पढ़ा, जिसमें कि हम लोग उसको निकाल के जायगोट की फैलोपियन ट्यूब में भी डाल सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर पुटिंग इट इन यूट्राइन, तो हम उसको यूट्राइन ट्रांसफर बोलेंगे। इन वीवो फर्टिलाइजेशन के अंदर में फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है। ये हम किसके अंदर में करते हैं, इनके अंदर वाला जिसके अंदर फीमेल कंसीव नहीं कर सकती। देखो इन विट्रो के अंदर में क्या हो रहा है कि वो बन तो रहा है अंदर की, लेकिन बाहर यूट्रस वगैरह का माहौल वगैरह मतलब कि हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें उनको बना के बाहर से फिर अंदर डालना पड़ रहा है। इन वीवो के अंदर में क्या होता है, इन वीवो के अंदर में अंदर की कंडीशन सूटेबल होती है, लेकिन वो खुद से ही ओवम वगैरह नहीं बना पा रही हैं। सो ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, गिफ्ट इसको हम बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग गैमेट इंटर फैलोपियन ट्रांसफर करते हैं ऑफ अनदर फीमेल, यानी कि बेसिकली हम ओवम वगैरह पूरा लेके गैमेट को लेके फिर हम फीमेल के अंदर में डालते हैं, हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICS से भी होता है, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, ठीक है। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द एजैकुलेट्स कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, क्योंकि इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और द हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना और इन द यूटेरियस ऑफ द फीमेल। देखो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर पढ़ा इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर में क्या आता है, हमारा जायगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर आता है, जिफ्ट आता है और IUT आता है। जायगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर में क्या है कि बाहर हमने बनाया 8 ब्लास्टोमियर्स तक का बना, फैलोपियन ट्यूब में लगा दिया, यही चीज़ को अगर हम यूट्रस में लगाया तो वो IUT हो जाएगा। इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर में क्या होता है कि फीमेल की अंदर की बॉडी तो सही होती है, लेकिन वो प्रोड्यूस प्रॉपर नहीं कर पाती है, तो फिर हमें गिफ्ट करना पड़ता है। गिफ्ट यानी कि गैमेट कहीं और से लेके किसी और से लेके हमें उसको अपनी बॉडी के अंदर में डालना होता है। जिफ्ट के अंदर में ये नहीं था, जिफ्ट के अंदर में हमने खुद से ही खुद का लिया हुआ था, उसको डिवीजन करने दिया और फिर उसके बाद हमने उसको फैलोपियन ट्यूब में लगा दिया। लेकिन इसके अंदर में हमारे पास ओवम ही नहीं है, हमें उसे बाहर से लेना पड़ रहा है और फिर उसको हम लोग फैलोपियन ट्रांसफर कर रहे हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर इंजेक्शन क्या हो जाएगा, ICSI। इसके अंदर में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के अंदर में बेसिकली क्या होता है कि जो स्पर्म काउंट होता है, कि जो स्पर्म रेगुलेशन प्रॉपर होती है वो धीमे ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से स्पर्म ज़्यादा क्या कहता है चांसेस हो जाते हैं वो कम हो जाता है। तो इस चक्कर में हम उसको प्रॉपर इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं, जिससे कि हम उसको ओवम से प्रॉपर मीट कराते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी डेवलपमेंट होने देते हैं। तीसरा क्या चीज़ है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। अगर डालने में वो कि इजैकुलेशन ज़्यादा प्रॉपर वाली नहीं हो पा रही है, उसमें तो स्पर्म्स अगर ज़्यादा वैसे थे कि लाइक मूवेबल नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे, वैसे वो नहीं हो रहे एनर्जेटिक ही जाके मिल पाए, तो वो हमने ICSI कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर इंसेमिनेशन ही कम हो रही है, क्वांटिटी ही कम जाए, तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि लो स्पर्म काउंट की वजह से तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। इस टेक्निक के अंदर में क्या होता है, सीमेन को कलेक्ट कर लिया जाता है हेल्दी डोनर में से और फिर उसको आर्टिफिशियली प्रॉपर वेजाइना या सर्विक्स में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसके अंदर में हम उसकी सीमेन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि हाँ इसमें सब जो स्पर्म होगा वो मिलेगा, और ICSI में हम लोग एक पर्टिकुलर स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अप टू 8 सेल्स में जिफ्ट होगा, मोर देन 8 सेल्स IUT होगा। बेबी जो होगा वो सिमिलर टू मदर नहीं होगा, किसके अंदर में, गिफ्ट के अंदर में, क्योंकि हम किसी और से लेके कर रहे हैं, ठीक है। स्पर्म्स स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, जिसे हम क्राइजो प्रिजर्वेशन कहते हैं, जो कि हमने पढ़ा ही था। PCOD जो तुमने काफ़ी सुनी होगी, मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि बेसिकली इसके अंदर में ओवरी के अराउंड में सिस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से वो ओवरी जो होती है वो हमारी ऑब्वियसली फिर काम कहाँ हो पाएगा ढंग से, तो उसके चक्कर में रास्ता भी कभी कभार ब्लॉक हो जाता है क्योंकि सिस्ट उसके अराउंड बन गई। तो ये ख़राब खाना, जंक फूड, लाइफस्टाइल वगैरह की वजह से होती है, ठीक है। PCOD फिर इस चक्कर में फिर हमें अपने लाइफस्टाइल वगैरह चेंज करना पड़ता है, कभी कभार फिर भी सही नहीं होता है, ठीक है। IVF क्या होता है, तुम सोचो वैसे PCOD में प्रेगनेंसी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट हो जाएगी, अच्छी बात है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, मैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस भी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर फीमेल कैरेक्टर्स की जगह मेल कैरेक्टर्स वगैरह दिखने लग जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती है, ठीक है। इन IVF ट्रिपलेट्स ट्विंस पॉसिबल होते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है
बिकॉज ऑफ द मीथेन हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि उसके अंदर में खून की जगह मीथेन हीमोग्लोबिन वगैरह जो होता है, जिसकी वजह से ब्लू बेबी वैसे भी ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं कर पाता है। वो थोड़ी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए थे। चलो हम लास्ट का टॉपिक ख़त्म कर पढ़ते हैं एंड देन हाँ सो जो options are many. All these techniques require extremely high precision and handling by specialized professionals and expensive instrumentation. Therefore, these facilities are presently available only in the few centers of the country. Obviously, their benefit is affordable to only a limited number of people. Emotional, religious and social factors are also determined कि भाई अपना बच्चा होना चाहिए adoption वगैरह की, ठीक है, in the adoption of these method, ठीक है, और कुछ ऐसे अजीब से मेथड्स नहीं करने हैं, ये सब बहुत ही सोशल वो सब होते हैं कि ये सोच पुरानी सोच टाइप होती है. Since the ultimate aim of these procedures is to have children in India, we have so many orphan, अब वही इसमें बोला है कि देखो that's the best method I think so. इतने सारे ऑर्फनेज वाले बच्चे हैं, इतने ज़्यादा हैं, तो उनको ही अडॉप्ट कर लो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. इतने सारे मेथड यूज़ करना, महंगा पैसा लगाना, जस्ट टू हैव योर ओन चाइल्ड, देयर ऑल्सो द चाइल्ड देयर कैन बी ऑल्सो योर ओन चाइल्ड. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर मेथड, ठीक है. सो इसके बारे में आप लोग अपने कमेंट्स में रखना कि आपकी क्या राय है इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है. अब देखो ये जो पूरा दे रखा है ना समरी, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, मतलब मैं वैसे तो पूरी पढ़वाती हूँ, बट मुझे मालूम है कि इसमें नहीं है इंपॉर्टेंट. तो देखो एक तो PID के मैं दिखवाना चाहूँगी. देखो PID तो मैं दिख रहा हो, अगर मैं चलो इसको मार्क भी कर देते हैं. हाईलाइटर हमने पूरे चैप्टर में नहीं उठाया है, अब आई थिंक उठाने का मौका आ चुका है, ठीक है. मैं थोड़ा सा ढूंढूँ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी. अरे यार, मतलब देख रहे हो, थोड़ा सा हिम्मत करके मैं सोचती हूँ कि नहीं अब ये सुधर जाएगा, अब ये सुधर जाएगा, बट नहीं, ये कभी नहीं सुधरता, ठीक है. आई होप सो तुम्हें PID दिख रहा होगा, क्योंकि पूरी मैं ना पूरा पढ़ के आई हूँ, देन मैं बता रही हूँ कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं. तो PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के बारे में पूरे एक चैप्टर मैंने कोई फुल फॉर्म का डिस्कशन नहीं करा हुआ है, तो तुमसे पूछ लिया तो तुम कहीं भूल गए, तो इस चक्कर में याद रखो. दूसरा क्या है, एक लास्ट का जो टॉपिक है ना, ये पूरा मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगी. इसमें क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय द ट्रांसफर ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. ये तो पता है हमें. इज वन सच मेथड एंड इज कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जो कि ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है. सॉरी, ये मेरा हाईलाइटेड था तो मुझे लगा कि नहीं पढ़ाया होगा. चलो, सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. लेकिन अभी नहीं जाना है, अभी पहले मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ एंड यू नीड टू डू दैट सेम, ओके. ज़्यादा अंडरलाइन इसमें नहीं है, क्योंकि मीन तो इसमें थोड़ा ये, बट हाँ ईयर्स वगैरह तुम्हें सच में याद रखने चाहिए, बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. मैं थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस बढ़ा दूँ सो दैट अब मुझे इजी पड़ेगा, ठीक है. अब मैं शांत बैठी थोड़ी देर, बहुत बोलते बोलते काफ़ी थक गई. सिंपल हाई अंडरलाइन कर रही हूँ एंड आई होप सो कि तुम लोग भी इसको अंडरलाइन कर लो. देखो इसमें क्या है कि ये पेज और ये पेज मैं कहूँगी, ये वाला पेज मैं बता दूँगी, लेकिन इन दो पेजेस को ना बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे नहीं लगता कि इसमें तो तुम थोड़ा सा अगर 3-4 पढ़ोगे तो तुम्हें प्रॉपर याद हो जाएगा. मतलब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आई कांट अंडरलाइन द वन. मेरे अकॉर्डिंग ये बेटर रहेगा कि तुम अंडरलाइन करो और तुम ही पढ़ो, तुम अंडरलाइन करो. तुम पढ़ के इसको अंडरलाइन करना तुम्हारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, समझना भी कि अच्छा क्या है, ठीक है. ये फ़ोटोज़ पे ज़्यादा ध्यान दे दो, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ये कॉपर टी आयन दे रखा है, ठीक है.
मैं ये कहूँगी कि इसको तुम खुद से पढ़ो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा कि तुम क्या चीज़ भूल रहे हो तुम उसको फिर अंडरलाइन करना, बिकॉज अदरवाइज इसमें सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पिल्स भी दे रखी है, इम्प्लांट्स लगाते हैं इनको स्किन के अंदर में, ठीक है। और ये क्या दे रखा है ये मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आई थिंक इसको तुम खुद पढ़ो, बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अलग से हाईलाइटेड पार्ट है तो उसमें मैं कितना ही हाईलाइट करती हूँ ना। और ये जो भी ये टॉपिक है ना, मैं तो चाहूँगी कि इसको तुम पूरा ही याद करो, क्योंकि इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सभी पूरी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इसकी फुल फॉर्म याद रखना, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल मत करके आ जाना। मतलब मैंने खुद अभी स्टार्टिंग में ये बोल दिया तो इसलिए मुझे लगा कि गलती ना हो जाए तुमसे, ठीक है। मतलब मैंने इसको पूरा ही हाईलाइट कर दिया है बिकॉज भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पता क्या आता है मैं तुम्हें बताती हूँ, नीट के हिसाब से भी बताती हूँ, उस हिसाब से बताती हूँ। क्वेश्चन जो सिंपल आता है वो आता है कि मेरे बोर्ड के हिसाब से मैं बताऊँगी जो इन विवो एंड विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में डिफरेंशिएट करो। नीट के अंदर में तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि वही कि गैमेट ट्रांसफ़र यानी कि गिफ्ट क्या है, जिफ्ट क्या है, ठीक है, आर्ट क्या है, ठीक है, आर्ट मतलब सॉरी कह रही हूँ, AI क्या है, और क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसेमिनेशन था वो क्या है, और ICSI क्या है, ये सब चीज़ें ही पूछेगा। तो तुम्हें इन सब की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, जो तुम्हें इस पैराग्राफ से पढ़ के ही सब आएगा समझ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो मैंने ये पूरा चैप्टर फिनिश करा दिया है। अब कुछ भी इसमें रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ भाई, पहला चैप्टर जो कि हमारा जल्दी ख़त्म हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ जल्दी नहीं भगाया है, पर चैप्टर ही छोटा था। और चैप्टर में क्या है कि बेसिकली बेसिक मतलब कि ये वाले याद करने से ज़्यादा बेसिक नॉलेज ज़्यादा दे रखी है, एंड दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिकली तुम्हारी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बी अवेयर्ड ऑब्वियसली। सो मुझे लगता है कि ये वाला चैप्टर फिनिश कर लिया। अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट हम हाथ लगाने वाले हैं, फाइनली हमने रिप्रोडक्शन वाली यूनिट भी ख़त्म कर ली है, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेल्थ वाली भी ख़त्म कर ली है। अब हम जो हाथ लगाने वाले हैं वो होगी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके तीनों चैप्टर ही ऐसे हैं कि मतलब तुम्हें लगेगा कि यार शिट क्या पढ़ लिया। तो ये है तुम्हारा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली, ठीक है, जिसके अंदर में तुम्हारे को जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर मॉलिकुलर बेसिस पढ़ाएंगे, एंड देन एवोल्यूशन वगैरह पढ़ाएंगे। एंड ट्रस्ट मी मॉलिकुलर बेसिस काफ़ी अच्छा सा नहीं है, बट ठीक है वो भी हम अच्छे से कर लेंगे। लेकिन हाँ, मॉलिकुलर बेसिस में एक बार आ गया ना तो तुम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज हर एक जगह पे उसका वेटेज ज़्यादा है। सो आई प्रेफर कि उसको बहुत अच्छे से दिल लगा के पढ़ना। खैर अभी तो मैं जेनेटिक्स पहले करना है, जेनेटिक्स में मज़ेदार चैप्टर है, काफ़ी उसमें फालतू की बातें हैं, फालतू के मतलब कि स्टार्टिंग के पेजेस में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा, तो उसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा उड़ा के पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। उड़ा के नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा ऐसे कि मतलब पढ़ते चले जाएंगे, ऐसा टाइप पढ़ेंगे, उसमें भी मज़ा आएगा। हाँ, पर वो चैप्टर दिन मांगता है, टाइम मांगता है, वो देना पड़ेगा। सो आई होप कि उसके लिए हम रेडी होंगे, ठीक है। कल परसों से हम उसको स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक के लिए टाटा बाय बाय, क्योंकि अभी चैप्टर हो चुका है हमारा फिनिश, एंड आई होप सो ये तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी NCERT की एक लाइन कवर की गई है इसके अंदर में। लास्ट की समरी मैंने रीड नहीं करी है, वो मैंने इसलिए रीड नहीं की बिकॉज अब मैं ज़्यादा बोलते थक गई।
बट ये है कि मैंने उसमें समरी पढ़ी हुई है, तो मैंने पढ़ी थी, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा नहीं था, सब रिपीटेटिव ही था, तो मैंने सोचा कि कोई भी प्रेफरेबल नहीं है इसको पढ़ना। एक बार अगर तुम चाहो तो तुम खुद के सेल्फ डाउट को क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हो, और ये चैप्टर तुम मतलब कि हर एक चीज़ की रीडिंग तुम कर लेना। इट्स नॉट लाइक कि अब तुम्हें पूरी एनसीईआरटी समझ में आ गई, इट्स लाइक तुम एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हें लैंग्वेज बनानी आ जाएगी, और फिर अगर तुम्हें लैंग्वेज बनानी आ गई तुम बोर्ड में तो खेल ही सकते हो। और नीट वगैरह में भी तुम्हें देखो मल्टीपल टाइम नीट सीट में भी तुम्हें पढ़ना पड़ता है, जिससे कि तुम्हारे माइंड में रहे वो चीज़ें, क्योंकि 11-12 दोनों आती हैं इस चक्कर में। सो आई होप कि तुम ये चीज़ करोगे। एंड चलो, थैंक यू, सायनारा, बाय बाय, ख़त्म, चलते हैं, ओके।